जैसा कि हमने आउटपुट डिटर्मिनेशन में पढ़ा था कि डिमांड या सप्लाई कर्व में से किसी में भी शिफ्ट होने से एक नया इक्विलिब्रियम बन जाता है। पर ऐसा नहीं है कि प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई की एडजस्टमेंट एकदम से ही हो जाएगी। कि जैसे मान लो हम ये कहें कि जी पहले डिमांड ये थी, सप्लाई ये थी, ठीक है। डिमांड बढ़ी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा, प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी की जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो गई, या सप्लाई में चेंज आने से नया इक्विलिब्रियम बना और जो भी प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आना है एकदम से आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमें यह देखना होगा कि डिमांड के चेंज के रिस्पॉन्स में सप्लाई किस टाइम पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। कि डिमांड में चेंज हुआ, उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई किस टाइम पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या सप्लाई में अगर चेंज आया है, जैसे पहले हमने कहा था कि ये डिमांड, ये सप्लाई किसी वजह से कम हो गई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले इक्विलिब्रियम ये था, तो नया इक्विलिब्रियम जो बना उसमें प्राइस ज्यादा था बट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो कम थी, ठीक है। तो सप्लाई में चेंज के रिस्पॉन्स में डिमांड किस टाइम पाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, ठीक है। तो इसको ना हम दो स्टेजेस के अंदर स्टडी करने वाले हैं, इसको हम दो स्टेजेस के अंदर स्टडी करने वाले हैं। हमने इलास्टिसिटी में ये पढ़ा था कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी में चेंज आता है। हमने इलास्टिसिटी में ये पढ़ा था कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी में चेंज आता है, क्योंकि चाहे प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर, प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी को एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई, ठीक है। जितना टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा उसको एडजस्ट होने में, उतना ज्यादा जो होगा उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सप्लाई होगा। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, रिस्पॉन्स टू सप्लाई टू एन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई का क्या रिस्पॉन्स होगा। देखो, जैसे हमने बोला था कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम था, ए जो है इक्विलिब्रियम लेवल था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस P1 था और क्वांटिटी Q1 थी। जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव, जैसे अगर हम आइसक्रीम की बात कर रहे हैं अगर, तो हीट वेव की वजह से आपको मैंने बताया था कि डिमांड जो है बढ़ गई, जिसकी वजह से डिमांड कब हमारा कहां शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो शॉर्ट रन में तो सप्लाई कर्व जो होता है, अभी लॉन्ग रन की बात बताऊंगा, शॉर्ट रन में तो क्या हुआ, अभी भूल जाओ कि आपका ये लॉन्ग रन नाम की कोई चीज है, ये कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई का उसको यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले जो प्राइस और क्वांटिटी का लेवल था वो P1 Q1 था, इक्विलिब्रियम कहां था, A था। अब नया प्राइस और क्वांटिटी का लेवल क्या आ गया, P2 Q2 आ गया, और नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। यानी कि प्राइस भी बढ़ गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी में भी इंक्रीज आ गया, ठीक है। अब लॉन्ग रन में क्या होगा, देखो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होता है ना, वो कंपैरेटिवली फ्लैटर देन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में सप्लाई जो होती है ना ज्यादा इलास्टिक होती है। इलास्टिक ज्यादा होने का मतलब हुआ कि अगर प्राइस बढ़ता है तो लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर जो है ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा सकता है, ठीक है। शॉर्ट रन में तो क्या होगा, मैं अपने वर्कर से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लूंगा, मैं डबल शिफ्ट में काम करवा लूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 दिन के अंदर मैं नई फैक्ट्री लगा लूंगा या 4 मशीनें इंपोर्ट कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। बट लॉन्ग रन के अंदर ये सब काम मैं कर सकता हूं, इसलिए मेरी लॉन्ग रन की जो सप्लाई होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इलास्टिक होती है। सो लॉन्ग रन सप्लाई का जो होता है कंपैरेटिवली फ्लैटर देन द शॉर्ट रन सप्लाई का होता है, और लॉन्ग रन में सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है। तो अब लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व जो होगा इस शॉर्ट रन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लैट होगा। फ्लैट मतलब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के क्लोज होगा, ठीक है। चलिए, तो अब होगा क्या, अब लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में आके इसकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा। तो अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को, ये जो डिमांड कर्व है, नई डिमांड जो बड़ी है, बढ़ी हुई डिमांड है, ये लॉन्ग रन के सप्लाई कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लॉन्ग रन का
इक्विलिब्रियम लेवल आया है वो आया है P3Q3 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है वो C हुआ है। ठीक है, यानी कि नया इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में B से शिफ्ट होके कहां चला गया, C पे आ गया। प्राइस भी डिक्रीज हो गया और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ा था, अब नए नए प्रोड्यूसर आ जाएंगे बेचने के लिए। अब नए प्रोड्यूसर आएंगे तो डिमांड से जो है ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। अब सरप्लस क्रिएट होगा तो वो सरप्लस जब तक, प्राइस तब तक गिरता रहेगा जब तक कि वो सारे का सारा सरप्लस जो है खत्म नहीं हो जाता, यानी कि एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब क्या होगा, नए वाले पे, यानी कि अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो शॉर्ट रन में तो सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ता है। बट लॉन्ग रन के अंदर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है, बट जो शॉर्ट रन का प्राइस था उस प्राइस से नीचे वाले प्राइस पर जो प्राइस लेवल है लॉन्ग रन का वो आ जाता है। ठीक है, सो इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं कि अगर डिमांड में इंक्रीज आता है तो लॉन्ग रन में जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड में और प्राइस में क्या चेंज आएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में क्वांटिटी सप्लाइड में और प्राइस में क्या चेंज आएगा। ऑप्शन में प्राइस ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा होगा, प्राइस शॉर्ट रन के प्राइस से कम होगा, या क्वांटिटी के बारे में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी जो है आपसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये हमारा केस हुआ रिस्पॉन्स टू सप्लाई टू एन इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि इनिशियली अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में शॉर्ट रन में क्या चेंज आएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई में लॉन्ग रन में कैसा चेंज आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिस्पॉन्स टू डिमांड टू एन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि अगर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड किस तरह से रिएक्ट करेगी। देखो, जैसे अगर हम कहें कि इनिशियली पहले सप्लाई S1 था, किसी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई, हो सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो गया हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने से देखो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहां था, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ए था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस P1 था और कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी Q1 थी। ठीक है, शॉर्ट रन में जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो जो शॉर्ट टर्म का डिमांड कर्व था, शॉर्ट टर्म का डिमांड कर्व अब इसको पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस गिर के P2 हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ के Q2 हो जाएगी। ठीक है, अब लोगों को इस गिरे हुए प्राइस पर चीजों को लेना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लोगों को इस गिरे हुए प्राइस पर चीजें लेना, मतलब लोग ज्यादा इंकरेज होंगे कि हाँ जी प्राइस गिर गया है, अब जो पहले नहीं भी कंज्यूम करते थे वो भी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा, शॉर्ट रन का जो डिमांड कर्व और लॉन्ग रन का जो डिमांड कर्व होता है उसमें भी सेम चीज होती है, रिलेशनशिप होती है कि लॉन्ग रन का जो डिमांड कर्व होता है दैट इज कंपैरेटिवली फ्लैटर देन द शॉर्ट रन डिमांड कर्व, यानी कि इसमें अगर हम लॉन्ग रन का डिमांड प्लॉट करते हैं, लॉन्ग रन का डिमांड कर्व बनाते हैं तो ये इससे थोड़ा सा फ्लैट होगा। बस ध्यान ये रखना है प्लॉट करते टाइम कि ओरिजिनली ये पॉइंट ए से ही काटेगा, ऐसे नहीं बना देना कि कहीं आप सोचो जी पहले सप्लाई ये थी, डिमांड कर्व ये था, इक्विलिब्रियम ये था, सप्लाई बढ़ गई तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी कुछ ऐसा हो गया जी, फ्लैट बनाना ऐसा बना दो। ओरिजिनली ये पॉइंट ए से ही इंटरसेक्ट करना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट रन का है चाहे वो लॉन्ग रन का है, क्योंकि शॉर्ट रन ही तो कल को लॉन्ग रन बनेगा, जो शॉर्ट रन है वही तो कल को लॉन्ग रन बनेगा। कि हाँ जी अभी हम कह रहे हैं जी एक साल, अब एक साल बढ़ते बढ़ते 5 साल हो जाएंगे या 10 साल हो जाएंगे, तो एक साल तो शॉर्ट रन था, बट सबको क्लब कर दिया तो वो लॉन्ग रन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वेरियस शॉर्ट रन मिला के ही लॉन्ग रन बनाते हैं। सो ए पॉइंट से ही वो पास करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने बस। सो अब देखा आपने कि जो डिमांड कर्व था लॉन्ग रन का वो कंपैरेटिवली फ्लैटर था, जिसकी वजह से
अब जो लॉन्ग रन का डिमांड कर्व है उसने सप्लाई कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट किया, उसने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे। तो नया लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस P3 था और क्वांटिटी Q3 थी। यानी कि लॉन्ग रन की डिमांड सप्लाई बढ़ने की वजह से शॉर्ट रन में तो क्या हुआ कि एकदम से प्राइस गिर गया। अब एकदम से प्राइस गिर गया, लोगों ने डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी। अब गिरा हुआ प्राइस जो है ये लोगों को इनकरेज करेगा कि हाँ जी ज्यादा खरीदें। अब ज्यादा खरीदेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे जैसे ज्यादा खरीदेंगे बट सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है तो प्राइस क्या करेगा, शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइस हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्लाई प्राइस जैसे ही बढ़ेगा प्रोड्यूसर और सप्लाई करने पे आ जाएंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर थोड़ा सा प्राइस जो है पहले के मुकाबले में यानी ओरिजिनल प्राइस से इतना ज्यादा जितना गिरा था ना वापस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ओरिजिनली क्वांटिटी जो थी जितनी बड़ी थी क्वांटिटी उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपसे अगेन वो भी पूछी जा सकती हैं कि एक्सप्लेन करो कि इंक्रीज इन सप्लाई अगर इनिशियली अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो उसके लिए लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में डिमांड कर्व किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ये हो गया अगर आपका उसमें आता है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में। बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से नेक्स्ट डाइट से या उससे नेक्स्ट डाइट से हो सकता है सारे का सारा मल्टीपल चॉइस हो जाए। तो उसमें सिंपली ये क्वेश्चन आएगा कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, तो लॉन्ग रन में और उसका इक्विलिब्रियम प्राइस P1 Q1 था, उसका ओरिजिनली P1 Q1 इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी थी। और ये बताओ कि अगर शॉर्ट रन में P2 और Q2 हो गया है, शॉर्ट रन में अगर नया इक्विलिब्रियम P2 Q2 हो गया है तो लॉन्ग रन में जो अगर P3 Q3 है तो ये बताओ कि P3 जो होगा दैट विल बी P1 से ग्रेटर होगा, P2 से P3 जो होगा P1 से ग्रेटर होगा, P3 जो होगा P2 से ग्रेटर होगा, P3 जो होगा वो लेस देन P1 P2 होगा। कुछ भी ऐसे ही आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। तो बस ये है कि आपको ये ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये ग्राफ में किस तरह से डिमांड का प्लॉट करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ी हुई सप्लाई के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। वैसे तो स्पेकुलेशन जो होता है ना मतलब वही है कि इंग्लिश में बुरे नहीं लग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में तो थोड़े से डिसेंट लगते हैं बट हिंदी के अंदर अगर उसको बोलते हैं ना तो थोड़े से वो हो जाते हैं कि मतलब हर्ट करने वाले हो जाते हैं। वही है ना, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश में किसी को बोलोगे तो यस वो सोशल ड्रिंकर है, ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे बेवड़ा है, शराबी है, इस तरह से वर्ड। अब सेम वही स्पेकुलेटर है, ठीक है, स्पेकुलेटर है, हिंदी में बोलोगे सट्टेबाज है। तो सट्टेबाज ऐसे लगता है पता नहीं कहीं पर ना चौक पे खड़ा होकर स्पेकुलेट वो सट्टे लगाता होगा। तो वही बात है कि है वही स्पेकुलेशन का मतलब वही होता है सट्टा लगाना कि आप जब भी किसी फ्यूचर के इवेंट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन आज ले रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में आपको या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, दैट इज स्पेकुलेशन, ठीक है। सो प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्योंकि डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व में लगातार चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार डिमांड कर्व फिक्स हो गया तो सारी जिंदगी के लिए फिक्स है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए प्राइसेस सेम तो रहते नहीं है। कभी ये ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ठीक है, कभी ऊपर जाएगा प्राइस कभी नीचे जाएगा, किसी भी चीज के प्राइस की बात हम कर सकते हैं। अगर लोगों को लगता है कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज हो सकते हैं तो इससे बायर और सेलर का जो आज का बिहेवियर है ना वो अफेक्ट होगा। बायर और सेलर का आज का बिहेवियर फ्यूचर में प्राइस चेंज की एक्सपेक्टेशन से अफेक्ट होगा। जैसे अगर आज अक्टूबर मंथ में मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का सोच रहा हूं, ठीक है, सपोज अक्टूबर का मंथ है और मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का सोच रहा हूं, तो हो सकता है कि मुझे लगे कि यार इस मंथ में ना दिवाली सेल आ जाएगी या नवंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी या फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आने वाला है।
तो बिग बिलियन डे पे सेल आएगी, तो हो सकता है कि मैं अपनी बाइंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दूं, ठीक है, या अपने ट्रेवल प्लान्स फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लाइट काफी एडवांस में बुक कर दूं, क्योंकि लग रहा है कि जितना देर करूंगा फ्लाइट के प्राइस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। भाई अगर मुझे 4 दिन बाद की फ्लाइट लेनी है तो जिस प्राइस पर आ रही है यही 4 महीने बाद की फ्लाइट लेनी होगी ना मुझे, अनलेस कि वो कोई फेस्टिवल सीजन ना हो। तो अगर मुझे 4 महीने 5 महीने बाद की फ्लाइट लेनी है तो वो कंपैरेटिवली सस्ती आएगी, अगर यही मुझे 4 या 5 दिन बाद की लेनी है तो महंगी आती है फ्लाइट, ठीक है। तो मैं अपने ट्रैवल प्लान जो होंगे उसके लिए क्या करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे तो मैं आज ही उसके लिए बुक कर दूंगा टिकट, ठीक है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो समर के लिए कपड़ों की शॉपिंग, समर सीजन के लिए कपड़ों की शॉपिंग मैं समर एंड सेल में करता हूं, ठीक है, क्योंकि सेम कपड़े 50% ऑफ पर मिल जाते हैं। बस होगा ये कि मैं वो इस समर में नहीं पहन पाऊंगा, इस समर में भी 10-15 दिन तो पहन पाऊंगा, बट उसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरे पहनना। बस होगा ये कि वो मुझे अगले समर में पहनने पड़ेंगे। और अगर आप बोलो कि यार क्या फायदा, तब तो फैशन चेंज हो जाएगा, लड़कों के लिए फैशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए हो सकता है कि ये तो पिछले साल का डिजाइन है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। हम तो आज भी अगर बोले ना कि 10 साल बाद भी वही ब्लैक कोट पैंट पहन के किसी की भी शादी में जा सकते हैं, और हमसे कोई ये भी नहीं बोलेगा कि आपने पिछली शादी में भी ये पहना हुआ था। हाँ, लड़कियों के केस में जरूर होता है कि एक बार जो ड्रेस पहन ली वो अगली बार नहीं पहननी, क्योंकि पिछली बार में सारे के सारे उसकी फ्रेंड्स देख चुकी हैं कि हाँ जी इसने पिछली बार कौन सी ड्रेस पहनी थी, और अगर पहन ली तो बस ये होगा कि हाँ जी इसके पास तो मतलब ये तो गरीब लोग हैं, ये तो बस एक ही कपड़ा शादी में दोबारा कौन पहनता है, ठीक, ऐसी बातें मतलब बिचिंग वाली स्टार्ट हो जाएंगी। सो ऐसे ही अगर हम सेलर्स की बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे मान लो किसी को अपना घर बेचना है और प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो इसे जल्दी से जल्दी बेचना चाहेगा, और अगर लगे कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वेट करना सही समझेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर कि फ्यूचर में देखना एंड अपनी प्रिडिक्शन के बेस पे आज बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजन लेना इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, ठीक है। फ्यूचर में देखना, अब आप ये मत बोलना कि फ्यूचर में कौन देख सकता है, ज्योतिषी थोड़ी हम, ठीक है, ज्योतिषी भी देख नहीं सकते, वो बेवकूफी बना रहे होते हैं। सो फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और अपनी प्रेडिक्शन जो मुझे लगता है, ठीक है। भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, रीजन क्या, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के जिस चीज की प्रोडक्शन में है अभी उसकी डिमांड नहीं है, बट आने वाले 2-3 साल के अंदर इसकी डिमांड हो जाएगी, तो मुझे लग सकता है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर की फ्यूचर में देखना और अपने प्रेडिक्शन के बेस पे आज बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजन लेना इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, ठीक है। सो स्पेकुलेशन जो होती है ना जनरली करंट प्राइस ट्रेंड पर डिपेंड करती है। स्पेकुलेशन जनरली करंट प्राइस ट्रेंड पर डिपेंड करती है। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग डिसाइड करेंगे कि कब वो मैक्सिमम पर जाकर दोबारा गिरेंगे, ठीक है, या लगातार बढ़ते ही रहेंगे। भाई मुझे ये डिसाइड करना, अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और मेरे पास वो शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैं अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि कब मैक्सिमम होगा। मैं कैसे बता सकता हूं मैक्सिमम कब होगा, मुझे जब मेरी जितनी मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो मिल जाएगी, मैं बेच दूंगा, कुछ तो दूसरे को भी कमाने का मौका दे दो ना, ठीक है। हाँ, अब अपनी प्रेडिक्शन के बेस पर उनका एक्शन ये होगा कि हाँ जी मुझे कब बेचने हैं, और उनके एक्शंस जो है डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, जिससे प्राइस अफेक्ट होगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूं मैं, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोग ये डिसाइड करेंगे कि कब वो मैक्सिमम पर जाकर वापस गिरेंगे, एक तो ये हो गया, या उनको लगता है कि वो लगातार बढ़ते रहेंगे तो बेचेंगे नहीं उसको, और अपनी प्रेडिक्शन के बेस पर उनका एक्शन लेंगे वो, और उनके एक्शन जो है डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, जिससे प्राइस अफेक्ट होगा। अब देखो जैसे मान लो लगातार किसी शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो लोग होल्ड कर लेंगे उसको बेचना, इसका मतलब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी और जो लोग जिनके पास नहीं है वो कहेंगे हम भी खरीद लें, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी, डिमांड बढ़ेगी जैसे सप्लाई ये रही, ठीक है। डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो
बढ़े हुए प्राइस पर बेचते चले जाएंगे, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड भी थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, बट प्राइसेस ज्यादा रेट से बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट इज स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट इज फॉरेक्स मार्केट, या हाउसिंग जिसको हम प्रॉपर्टी मार्केट भी कहते हैं। तो इसमें देखें ना तो इसमें स्पेकुलेशन हमें काफी देखने को मिलती है। कुछ लोग सिर्फ प्राइस में इंक्रीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं और उनका खरीदी हुई चीज को रखने में कोई इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ बेनिफिट किस चीज का है, प्राइस में इंक्रीज होगा मैं निकल लूंगा उसमें से, खरीदी हुई चीज को रखने का कोई इंटेंशन नहीं होता। जैसे मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने आज 100 शेयर खरीद लिए, 100 मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लिए। अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मैंने आज 2320 रुपए पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा है। ठीक है, मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये है कि 2700 रुपए प्राइस जैसे ही होगा, जैसे 2700 रुपए के आसपास प्राइस आएगा, हो सकता है उसके बाद भी बढ़े, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है 2700 रुपए तक इसका प्राइस जो है नियर फ्यूचर में 2-3 महीने में जा सकता है। तो मैं कहूंगा ठीक है कि जैसे 2700 रुपए प्राइस आएगा कि मैं इसको बेच के निकल लूंगा। अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने पर शेयर्स को बेचने में है, क्योंकि मुझे पता है कि 100 शेयर्स की होल्डिंग होने से मुकेश भाई मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो शामिल करने से रहे कि ठीक है भाई साहब, आपके पास 100 शेयर हैं, आपको जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चूज करते हैं। यार बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके पास शेयर्स की। ठीक है, तो मुकेश भाई हमसे ये तो कहेंगे नहीं कि हाँ जी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ गरीब आदमी का किस बात पे है कि 400 रुपए तक प्राइस बढ़ जाए, 100 मेरे पास शेयर हैं, बस 40,000 रुपए मैं कमा लूं, मेरे लिए बहुत है। तो दैट इज द स्पेकुलेशन कि मैं फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज के एक्सपेक्ट करते हुए आज जो है उस कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद लिए हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कभी ना प्राइस में फॉल की एक्सपेक्टेशन से लोग आज बेच देते हैं कि जब प्राइस गिरेगा तो इसे वापस खरीद लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे लग रहा था कि HDFC का शेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और मैं इसमें ना थोड़ी करेक्शन जिसको कि हम प्राइस रिडक्शन बोलते हैं उसकी उम्मीद कर रहा हूं, तो मैंने आज 100 शेयर HDFC के बेच दिए। ठीक है, मैंने 100 शेयर आज HDFC के बेच दिए 1650 रुपए के हिसाब से, जो मुझे 1 महीने के बाद डिलीवर करना है। ठीक है, जो मुझे 1 महीने के बाद डिलीवर करने हैं। ठीक है, ये नॉर्मली शेयर सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवर करने होते हैं, बट यहां मैं जो बात कर रहा हूं, अगर सपोज मैंने फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फ्यूचर क्या होते हैं। ठीक है, वो CM1 का पार्ट है। तो मुझे लग रहा है कि सपोज मेरी डील किसी से यही है कि मैंने उसको 1 महीने बाद 1650 रुपए के हिसाब से 100 शेयर HDFC के देने हैं, मतलब 1 महीने बाद की डिलीवरी है। तो मेरे पास ना पूरा 1 महीना है, जब भी इसका प्राइस कभी तो नीचे आएगा ही। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि नीचे आएगा, तो जब भी इसका प्राइस नीचे आएगा तो मैं इसे वापस बाय कर लूंगा। यानी बीच में मान लो 1 महीने बाद देना है मुझे, आज है फॉर एग्जाम्पल 7 फेब, मुझे 7 मार्च तक डिलीवरी देनी है। बीच में कभी भी ऐसा हो कि ये प्राइस जो है 1650 से गिर के 1550 रुपए आ जाए, तो मैं उस दिन खरीद लूंगा और खरीद के जब 7 मार्च आएगी तो इसको डिलीवर कर दूंगा। मैंने उसका डिफरेंस 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर्स थे, तो 10,000 रुपए मैंने बीच में कमा लिए। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ जो सेलिंग एंड बाइंग प्राइस जो है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें अगर मेरे पास शेयर थे और मैंने महंगे में बेचकर वापस कम प्राइस पर खरीद लिए तो भी मुझे फायदा है। ठीक है, मेरे पास शेयर थे, भूल जाओ कि मैंने डिलीवरी देनी थी किसी को, मैंने लॉन्ग रन के लिए ना 100 HDFC के शेयर अपने लिए खरीद रखे थे, जो मैंने खरीदे थे किस रेट पे, मैंने खरीदे 1400 रुपए के रेट पे। और रखे किस लिए थे कि ये जो है ना मैं 10 साल बाद बेचूंगा, 10 साल बाद बेचूंगा, बट 1650 रुपए प्राइस इसका आ गया। मुझे लग रहा है कि अभी जो न्यूज चल रही है ना मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। अब नीचे आएगी तो सिंपैथी में ना सारे शेयर गिरते हैं, तो अगर इसका प्राइस आज 1650 में बेच दूं मैं, तो अगर ना मुझे 1650 से कम पे ना मिला तो भी क्या है यार, 250 रुपए जो है पर शेयर के हिसाब से मैंने 25,000 रुपए तो कमा लिए। ठीक है, और अगर मान लो 1650 पे बेच के कल को वापस 1600 आ जाता है, तो फिर मैं वापस 100 खरीद लेता हूं, तो क्या हुआ,
आप बोलोगे 1400 में पहले खरीदे थे, उसको बेच दिया, आप 1600 में खरीद रहे हो। मैं 1600 पे नहीं खरीद रहा, मैंने 1600 में जो 1650 में जो बेचे हैं ना, मेरे शेयर मेरे घर पे आ गए। 100 शेयर मेरे पास पहले थे, 100 शेयर अभी भी है मेरे पास, घर पे मेरे शेयर हो गए, और मैंने 50 रुपए डिफरेंस के हिसाब से 5000 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। ठीक है, सो मुझे क्या फायदा हुआ कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफ शेयर थी, इस 5000 रुपए को अगर मैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि 1400 रुपए के हिसाब से मेरा 100 शेयर थे, 1,40,000 इन्वेस्टेड था, इसमें से 5000 में माइनस कर दूं जो मैंने प्रॉफिट कमाया, तो अब मेरे पास 1,35,000 रुपए के 100 शेयर हैं, तो मेरी पर शेयर की जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, 1350 रुपए आ गई। कल को अगर ये वापस शेयर 2000 रुपए होता है तो पहले मुझे 600 का प्रॉफिट होना था, अब मुझे 650 पर यूनिट का प्रॉफिट होगा, यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ बाइंग दिस शेयर कम हो गई है। ठीक है, सो वैसे जो स्पेकुलेशन टर्म है ना, स्पेकुलेशन टर्म का इस्तेमाल सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए कमोडिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स को अभी बाय करके लेटर में बेचना, या अभी सेल करके लेटर में बाय करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेकुलेशन जो वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल नॉर्मली इसी काम के लिए होता है कि आज खरीद लो कल को बेच देना, या आज बेच दो उसको वापस कल कवर कर लेना, खरीद लेना। ठीक है, सो जो लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, दे आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स। जो लोग इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेकुलेटर, या देसी भाषा में हम इसको सटोरिया या सट्टेबाज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में यही फर्क लगता है कि इंग्लिश में ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे मिसेस शर्मा के हस्बैंड अल्कोहलिक हैं, ठीक है, पीता वो भी शराब है। कांताबाई का पति बेवड़ा है, ठीक है, पीता वो भी शराब है, पर वही है कि मिसेस शर्मा जो हैं हाई क्लास की हैं तो उनके हस्बैंड अल्कोहलिक हैं। कांताबाई हमारे घर में काम करने आती है, उसका पति शराब पीता है तो बेवड़ा हो गया। सेम फीलिंग स्पेकुलेटर और सटोरिये में भी आती है। ठीक है, स्पेकुलेटर लगता है कि ये थोड़ा सा इज्जत वाला काम करता होगा, और सटोरिया ऐसे लगता है जैसे ना चौक के ऊपर बैठ के सट्टे लगाता होगा कि हाँ जी अब क्या होगा और अब क्या होगा। देखो, अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्पेकुलेशन तो सही है यार, ठीक है, ये है तो, बट स्पेकुलेशन में रिस्क भी होता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता। अगर मान लो मैंने 1650 रुपए में शेयर्स बेचे थे, मेरे पास नहीं थे शेयर्स, ठीक है, मेरे पास एचडीएफसी के शेयर नहीं थे, और मेरी प्रेडिक्शन थी कि 1650 वाला शेयर का रेट गिर जाएगा, तो मैंने 1650 में बेच दिए कि बाद में सस्ते में खरीद के दे दूंगा। तो अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, ठीक है, और एक महीने के अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा था प्राइस गिरेगा, मैंने 100 छोड़ो 1000 शेयर 2400 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं, सपोज 2400 मैंने एचडीएफसी की बात की, दो कंपनीज हैं, एक एचडीएफसी बैंक है, एक एचडीएफसी है, तो सपोज उसका प्राइस ये 2400-2500 रहता है, तो 1000 शेयर मैंने 2400 के हिसाब से बेच दिए। अब प्राइस जो है ना गिरने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया, मुझे एक महीने बाद डिलीवरी देनी है, और डिलीवरी डेट पर मुझे वही शेयर, मैं उम्मीद कर रहा था आज गिरेगा आज गिरेगा आज गिरेगा, गिरा ही नहीं। डिलीवरी डेट पर उसका प्राइस हो चुका था 2400 के बदले में 2750 रुपए। ठीक है, तो मुझे 2750 रुपए के हिसाब से शेयर्स खरीद के देने पड़े। 1000 शेयर 350 के हिसाब से नुकसान 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, उम्मीद क्या थी, कमाऊंगा, हुआ क्या, नुकसान हुआ। बट ऑन एन एवरेज स्पेकुलेटर जो होते हैं ना, ऑन एन एवरेज स्पेकुलेटर जो होते हैं लॉस की बजाय ना प्रॉफिट में रहते हैं। रीजन ये है कि स्पेकुलेशन जो होती है ना सेल्फ फुलफिलिंग होती है। सेल्फ फुलफिलिंग का मतलब क्या होता है, मैंने कहा स्पेकुलेशन जो होती है सेल्फ फुलफिलिंग होती है, यानी कि जो प्राइस मूवमेंट स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट करते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन करते हैं। जैसे मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसके शेयर्स खरीदूंगा, जिसको कि मैं उसकी डिमांड को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। बट ये है कि अगर मैं 100 शेयर 200 शेयर 1000 शेयर 10,000 शेयर लाख शेयर भी डिमांड कर लूंगा ना, तो भी मैं उसके प्राइस को ना 10 पैसे नहीं बढ़वा सकता, बिकॉज उसके नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज्यादा हैं कि एक छोटा मोटा स्पेकुलेटर उसके प्राइस को इंपैक्ट नहीं कर पाता। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्योंकि मैं डिमांड को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है,
अब जो स्पेकुलेशन है ना, दो तरह का हो सकता है, एक होता है स्टेबलाइजिंग और एक होता है डीस्टेबलाइजिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की। ठीक, व्हाट इज स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन? अगर लगता है कि चेंज इन प्राइस सिर्फ टेम्परेरी है तो स्पेकुलेशन का प्राइस पर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा। यानी कि अगर किसी कमोडिटी, किसी शेयर का, किसी कमोडिटी का, किसी भी फाइनेंशियल एसेट का अगर प्राइस में इंक्रीज मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ये ना बस हवा में है, कुछ है नहीं इसके पीछे रीजन, तो स्पेकुलेशन का प्राइस जो होगा ना, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा। किस तरह से? मान लो इनिशियली प्राइस गिरता है। मान लो डिमांड कर्व जो था पहले D1 था, डिमांड कर्व ये फर्स्ट जो था वो D1 था, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई जो थी S1 थी एंड उसका इक्विलिब्रियम कहां था? A पे था। ठीक है, अब क्या हुआ? डिमांड एकदम से नीचे गिर गई किसी चीज की, तो उसका प्राइस गिर के क्या डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो गया, D2 कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम B पे आ गया और प्राइस गिर के P1 से कहां चला गया? P2 पे चला गया। ठीक है, अब अगर लगता है कि ये प्राइस फॉल टेम्परेरी है तो सप्लायर जो है वो क्या करेगा? डिमांड को होल्ड कर लेगा। ठीक है, अगर लगता है कि ये प्राइस फॉल टेम्परेरी है तो सप्लायर सप्लाई को होल्ड कर लेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइस फ्यूचर में फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अब इस डिक्रीज इन सप्लाई से सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? सप्लाई कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, S1 से S2 पे शिफ्ट हो जाएगा और साथ ही साथ बायर भी इस टेम्परेरी फॉल का प्राइस का फायदा उठाने के लिए अपनी परचेज इंक्रीज कर देंगे, जिससे इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड कर्व D2 से D3 पे शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर B से कहां चला जाएगा? C पे चला जाएगा। ठीक है, और प्राइस P2 से इंक्रीज होके वापस कहां पहुंच जाएगा? P3 पर आ जाएगा। सो स्पेकुलेशन ने प्राइस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल को स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, इस चीज को मैं बिल्कुल करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे क्या हुआ था, आज से 4 दिन पहले अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, जिसने क्या किया कि इसमें ये घपले चल रहे हैं। क्या हुआ, मेरे सामने की बात है कि पहले डिमांड और सप्लाई यहां थी और जो शेयर का प्राइस था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए के आसपास था। ठीक है, क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा, 1800 रुपए प्राइस था। एकदम से जैसे ही आए कि हाँ जी बस ही अडानी के जो शेयर्स हैं 85% तक गिर सकते हैं, 85% तक गिर सकते हैं इसके प्राइस, क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। एकदम से क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हो गई, एकदम से उसकी डिमांड कम हो गई। 1800 से प्राइस आया 1500 से, 1500 से और गिरा, ऐसे करते करते प्राइस जो था ना 1095 रुपीज तक इसका प्राइस आ गया था। अब सबसे पहले तो क्या हुआ, जिन्होंने 2-2 हजार पे शेयर्स खरीद रखे हैं वो ऐसा तो होगा नहीं कि एक रिपोर्ट आते ही वो सब कुछ बेच के चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अडानी जी को तो मोदी जी की सपोर्ट है, तो उन्होंने अपनी सप्लाई होल्ड कर दी और सप्लाई को क्या कर दिया? कम कर दिया। उन्होंने अपनी सप्लाई को कम कर दिया और सप्लाई कर्व जो था बैकवर्ड शिफ्ट होके S1 से S2 पे चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सप्लाई कर्व S1 से S2 पे चला गया और साथ ही जिन्होंने 1095 पे शेयर्स, कहीं ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1095 के प्राइस पर ये उम्मीद करते हुए कि अभी और गिरेगा, स्पेकुलेशन में बेच दिए होंगे कि अभी तो और गिरेगा, जैसे गिरेगा हम कवर कर लेंगे। अब और तो गिरा नहीं, अब और गिरा नहीं, तो अब इस गिरे हुए प्राइस पर मुझे ये लुक्रेटिव लग रहा है कि हाँ जी 1095 का प्राइस तो बहुत अच्छा है, इसके लिए 3000 रुपए से नीचे गिरना शुरू हुआ है और जब तक पीछे बिग बॉस की सपोर्ट है तब तक अडानी तो कहीं जाने से रही कंपनी। तो अब क्या हुआ, अब मेरे जैसे लोगों ने भी उसकी डिमांड इंक्रीज करनी शुरू कर दी और डिमांड बढ़ के D3 हो गई और आज की डेट में इसका प्राइस, ठीक है, लास्ट मैंने जब बेचा इस शेयर को तो मैंने बेचा उसको 1700 रुपए के आसपास और आज की डेट में तो
उसकी डिमांड और बढ़ के, मतलब अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, भाई मैं तो बोल रहा हूं कि 1750 सपोज मैंने एग्जांपल के लिए प्राइस आ गया था, मैंने बेच दिया उस पर। आज की डेट में उसका प्राइस मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वापस जो है क्या हुआ, 2100 रुपए के आसपास इसका वापस प्राइस आ चुका है। तो देखा आपने कि इनिशियल फॉल इन डिमांड, प्राइस एकदम से नीचे गिर गया। जिनके पास थे वो होल्ड कर लेंगे उसको, क्योंकि उनको पता है कि कहीं नहीं जाती कंपनी। सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हुई, सप्लाई का पीछे शिफ्ट हो गया, जिससे कि सप्लाई कम होने से थोड़ा सा प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस उम्मीद पे कि हाँ जी ये प्राइस जो है बहुत ही कम हो चुका है तो हमें इसको खरीदना चाहिए, उन्होंने उसकी डिमांड बढ़ानी शुरू की, जिससे कि वापस डिमांड का जो है राइटवर्ड शिफ्ट हुआ एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस जो है बढ़ गया। इसमें बहुत सारे स्पेकुलेटर फंसते हैं जिनको लगता है कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। ऐसे लोग जब बेच देते हैं ना तो फिर वापस उनको पता है कि 2 दिन बाद तो डिलीवरी देनी पड़ेगी इसमें, या 1 महीने बाद डिलीवरी देनी पड़ेगी, तो वो फिर वापस जब खरीदने आते हैं तो ये जो होल्ड करके बैठे थे ना, ये फिर उनको प्राइस बढ़ा बढ़ा के बेच रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्राइस होता है वो क्या हो गया, हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो स्पेकुलेशन ने क्या इफेक्ट डाला, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉल था उसको उन्होंने सब स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा फॉल को स्टेबलाइज करेगा। हो सकता है कि इनिशियली जो है प्राइस में राइज हुआ हो, इनिशियली प्राइस में इनिशियल राइज इन प्राइस, दैट इज केस 2। ठीक है, सो क्या हुआ, इनिशियली डिमांड D1 थी, सप्लाई का S1 था, कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस P1 था, क्वांटिटी को मैं इसमें नहीं शो कर रहा। एकदम से इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, एकदम से इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई एंड डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होकर D2 पे चला गया, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस बढ़ के P2 पे चला गया, यानी कि एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन प्राइस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइस बढ़ के P1 से P2 आ गया, सप्लायर इस बढ़े हुए प्राइस का फायदा उठाने के लिए सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा और सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को बेचना चाहेगा इससे पहले कि प्राइस वापस गिर जाए। सप्लायर क्या चाहेगा कि इस बढ़े हुए प्राइस का फायदा उठाऊं, मैं जैसे ही प्राइस बढ़ा है मैं इसको ज्यादा से ज्यादा बेचूं ताकि जो बढ़ा हुआ प्राइस है उस पर फायदा उठाऊं, नहीं तो वापस प्राइस नीचे ना गिर जाए। ठीक है, अब कंज्यूमर जो है यानी जो डिमांड करने वाला है उसको भी क्या लग रहा है कि ये प्राइस इंक्रीज जो है ना टेम्परेरी है, प्राइस इंक्रीज जो बढ़ गया है ये टेम्परेरी है, वो भी प्राइस के गिरने का वेट करेगा और अपनी डिमांड को होल्ड कर लेगा। भाई अगर मुझे लगे कि किसी चीज का प्राइस एकदम से बढ़ गया है, मैं कहूंगा यार कोई ऐसा रीजन तो था नहीं इसके पीछे, प्राइस बढ़ने के पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो अगर ये प्राइस बढ़ने के पीछे कोई रीजन नहीं है तो ये फिर ना एक तरह से स्पेकुलेटर किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब कोई जानबूझ के इसका ना प्राइस बढ़ा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा चलो 4 दिन रुक के ले लेंगे इस चीज को, तो मैंने अपनी डिमांड को कर लिया होल्ड। ठीक है, अब सप्लाई का S1 से S2 पर शिफ्ट हो गया, डिमांड का D2 से नीचे गिर के D3 पे आ जाएगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो पहले A से B पे मूव हुआ था वो वापस B से घूम के कहां आ जाएगा, C पे आ जाएगा। ठीक है, जो A से B पर चला गया था अब गिरकर C पे आ जाएगा और प्राइस गिर के P2 से P3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेकुलेशन ने फिर से प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प किया। ठीक है, कि पहले ये था एकदम से इंक्रीज हुआ था, बट इस स्पेकुलेशन है क्योंकि स्पेकुलेटर इस बात को बिलीव कर रहे हैं कि जो राइज इन प्राइस है वो सिर्फ टेम्परेरी है, ये वापस नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब तो दोनों केसेस हो गए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट के, स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन के। मैंने बोला कि स्पेकुलेशन 2 तरह की होती है, एक होती है स्टेबलाइजिंग और एक होती है डीस्टेबलाइजिंग। तो अब बात करते हैं डीस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की। चलिए, अगर बायर और सेलर को लगता है कि ये चेंज इन प्राइस और भी सिमिलर चेंज लेकर आएगा, यानी ये जो प्राइस बढ़ा है ना ये और भी बढ़ेगा प्राइस, ठीक है, तो स्पेकुलेशन का जो इंपैक्ट होगा, स्पेकुलेशन का जो इफेक्ट होगा वो डीस्टेबलाइजिंग होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें केस 1 की, से इनिशियल प्राइस फॉल,
इनिशियल प्राइस फॉल। क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट ए पे। डिमांड गिर के D1 से D2 हो गई, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जिससे कि प्राइस गिर के बी पे आ गया, सॉरी इक्विलिब्रियम गिर के बी पे आ गया और प्राइस गिर के P1 से P2 पे आ गया। ठीक है, अब अगर लगता है कि प्राइस में फॉल और भी होगा, मुझे लग रहा है कि यस प्राइस में फॉल और भी होगा, तो सप्लायर आज के गिरे हुए प्राइस पर नुकसान पर भी बेचने को तैयार हो जाएंगे ताकि फर्दर लॉसेस से बचा जा सके। डिमांड करने वाले और प्राइस का वेट करेंगे और प्राइस फॉल का वेट करेंगे ताकि वो और कम प्राइस पर खरीद सकें। देखो, इनिशियली प्राइस गिरा, सप्लायर को लग रहा है कि ये प्राइस तो टिकेगा ही नहीं और गिरेगा ये, ठीक है, तो वो आज के प्राइस पर बेचकर निकलना चाहेगा कि यानी बेचो यार, सप्लाई बढ़ा देगा वो। और जो डिमांड करने वाला है वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, वो वेट करेगा, यानी कि डिमांड को कम कर देगा और वो कहेगा जी प्राइस और गिर जाए ताकि मैं कम प्राइस पर खरीद सकूं। ठीक है, तो सप्लाई का S1 से राइटवर्ड S2 शिफ्ट हुआ, डिमांड फर्दर गिर के D2 से D3 पे आ जाएगी, नया इक्विलिब्रियम सी पॉइंट पे आ जाएगा जो कि प्राइस P3 के बराबर होगा, जो कि P2 से भी कम है, यानी स्पेकुलेशन ने प्राइस में फॉल को बढ़ा दिया, स्पेकुलेशन ने प्राइस में फॉल को बढ़ा दिया। ऐसा हुआ था यस बैंक के साथ, ऐसा हुआ था रिलायंस इंफ्रा के साथ, ये अनिल अंबानी जी की कंपनी है, ऐसा हुआ था रिलायंस कैपिटल के साथ। ठीक है, कि एक न्यूज आई यस बैंक के बारे में कि यस बैंक जो उन्होंने लोन दे रखे हैं वो एनपीए हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ फ्रॉड करके बीच में पैसे खा के ऐसे लोगों को लोन दिया हुआ है जहां से पता है कि वापस आना ही नहीं है और देने के पीछे अपना पर्सनल उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब सबने क्या किया, यस बैंक का एक और कंपनी थी DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब फंसे हम भी थे इसमें। जैसे मान लो एक दिन में प्राइस 400 रुपए से गिर के 250 रह गया, एक दिन के अंदर 400 से प्राइस गिर के 250 आ गया, हमें लगा यार और कितना गिर जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा था, मतलब हम अनाड़ी लोग हैं जैसे, हमें लग रहा था कि स्पेकुलेटर हैं हम, बट हमें लग रहा था कि और प्राइस नहीं गिरेगा, ये टेम्परेरी फॉल है, जैसे ये सही होगा वापस प्राइस का 400 आ जाएगा। बट जो अंदर की खबर रखते हैं लोग, उनको पता था कि ये जो फ्रॉड इन्होंने किया है ना, ये तो लंबा जाएंगे और प्राइस जो गिर के, मतलब उन्होंने 250 के प्राइस पर भी बेचना स्टार्ट रखा, सप्लाई बढ़ाते चले गए। वो कहता है कि ये ना हो कि जीरो ही हो जाए, ये ना हो कि जीरो ही हो जाए। उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी और हर प्राइस पर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिमांड करने वाले थे उन्होंने भी, जो खरीदने वाले थे उनको भी पता था, हम जैसे अनाड़ी फंस जाते हैं, बट जिनको पता था उन्होंने क्या किया, पहले डिमांड और सप्लाई के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस 400 था, जैसे ही डिमांड गिरी सप्लाई, इसका प्राइस जो था वो 250 आ गया। अब सप्लाई और गिर गई, सप्लाई और बढ़ गई, प्राइस और नीचे आ गया, डिमांड उन्होंने और कम कर दी लोगों ने, प्राइस और नीचे आ गया, ऐसे करते करते सप्लाई और बढ़ गई। हर एक को लग रहा था बस किसी तरीके निकल जाऊं, जिस रेट पर भी बिकता है ना बेच दूं, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जीरो हो गया। वो कैसे जीरो हुआ, प्राइस इसका आ गया था 10 या 11 रुपए के आसपास। ठीक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सपोज 100 शेयर थे, एवरेज कॉस्ट पड़ रही होगी उसके, जैसे 250 पे खरीदा होगा, 10 शेयर सपोज 250 पे खरीदे हैं, उसके बाद 180 पे भी खरीदे होंगे, 100 पे भी खरीदे होंगे। हमें लग रहा था चलो एवरेज हो जाएगी, वापस जैसे ही बाउंस बैक करेगा तो थोड़ा सा लॉस कवर हो जाएगा। से 100 शेयर थे, एक एवरेज प्राइस 80 रुपए के हिसाब से था, तो 8000 रुपए हमारे इन्वेस्टेड थे इसमें। हुआ क्या, ये कंपनी पूरी की पूरी एक तरह से दिवालिया हो गई। इसको एक दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि देखो बिजनेस तो उनका है, DHFL जो था ना, उनका काम क्या था, हाउसिंग फाइनेंस देते थे। तो अब उनके कस्टमर्स तो हैं, कस्टमर से उनको इंस्टॉलमेंट भी आनी है, कस्टमर्स जो हैं उनके लोन जो चल रहे हैं, लोन उन्होंने ले रखे हैं, दे रखे हैं। तो एक कंपनी है पीरामल इंटरप्राइजेस, पीरामल इंटरप्राइजेस, ये कंपनी मुकेश अंबानी जी के समधी हैं, उनकी है।
पिरामिड एंटरप्राइज वालों की बेटी मतलब मुकेश अंबानी की बहू है। उन्होंने खरीद ली। अब जैसे ही खरीदी तो हमें उम्मीद जा गई कि हाँ जी 8,000 रुपए हमारे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, 8,000 लगे थे इनिशियली, मतलब अभी उसका प्राइस जो था 10 रुपए के आसपास था, तो 1,000 रुपए था, लगे 8,000 रुपए हुए थे। उन्होंने सीधा सीधा क्या किया, सेबी से जो था इस कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया। डीलिस्ट करवा मतलब स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवा दिया। दैट मीन्स कि हम जो है इस शेयर की जो 10 रुपए वैल्यू है ना, वो 10 रुपए है ही नहीं, इसकी वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि जितने इस कंपनी के ऊपर लोन्स हैं और जितने इस कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज को पे करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तो ये कंपनी की वैल्यू तो जीरो है। उन्होंने इसको डीलिस्ट करवा दिया और एक दिन हमारी जो होल्डिंग स्टेटमेंट होती है उसके अंदर ये 100 शेयर थे, चाहे उसकी वैल्यू 1,000 रुपए थी। एक दिन बाद वो वहां पे शेयर्स दिखने ही बंद हो गए, क्योंकि वो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करवा दिए थे। तो ये था डीस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन की प्राइस जो था स्पेकुलेशन की वजह से फर्दर और फर्दर गिरता है और गिरता है और गिरता है और ऐसे गिरते गिरते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी कि जीरो हो जाता है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि प्राइस स्पेकुलेशन ने क्या किया, प्राइस में फॉल को और एक्सेलरेट कर दिया। स्पेकुलेशन ने इस उम्मीद पे कि बेचने वाले को ये है कि जितनी जल्दी बेच के निकलूं, खरीदने वाले को क्या खरीदने जाता है, कूड़ा है तो बेचने वाला हर प्राइस पर बेच रहा है। जिसने 250 पे लिया था वो हो सकता है 200 पे बेच जाए, जिसने 200 पे लिया था हो सकता है वो 50 रुपए होने पर बेच जाए, चल कुछ तो मिलेगा। ठीक है, मतलब ये देख लो, इनके बॉन्ड्स जो होते हैं ना, बॉन्ड्स का प्राइस नॉर्मली गिरता नहीं है। ठीक है, इनके बॉन्ड भी जो एक एक महीने के बाद थे ना, 40% जो था ना डिस्काउंट पे मिल रहे थे, क्योंकि पता था लोगों को कि ये 40%, अगर मान लो 1,000 वाला बॉन्ड 600 में अवेलेबल है, तो अगर कंपनी सही हो तो 600 वाली चीज आपको एक महीने के बाद 1,000 रुपए दे देगी। लोगों को पता था ये 600 रुपए भी हमारे डूबेंगे, तो 40% डिस्काउंट पे इनके बॉन्ड अवेलेबल थे बॉन्ड मार्केट के अंदर। तो ये हो गया हमारा डीस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा इनिशियल प्राइस फॉल। अब आते हैं इनिशियल राइज इन प्राइस। इनिशियल राइज इन प्राइस, अब देखो, पहले D1 और सप्लाई का S1 इंटरसेक्शन से पॉइंट A, डिमांड बढ़ के D1 से D2 हो गई, प्राइस बढ़ के P1 से P2 चला गया, प्राइस बढ़ के P1 से P2 चला गया। सप्लायर वेट करेगा कि प्राइस अभी और बढ़ जाए, ठीक है, तो मैं बेचूं। सप्लायर क्या वेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये प्राइस ना अभी और ऊपर जाएगा, यानी स्पेकुलेटर ये बिलीव कर रहा है कि राइज इन प्राइस जो है ये एक ट्रेंड शो कर रहा है कि अगर ये बढ़ना शुरू हुआ है ना तो अभी और ऊपर जाएगा ये। तो सप्लायर ये वेट करेगा कि प्राइस और बढ़ जाए तब बेचूं, और डिमांड करने वाला ये सोचेगा कि इससे पहले कि प्राइस बढ़े मैं खरीद लूं। ठीक है, तो डिमांड कर्व जो है D2 से D3 हो जाएगा और सप्लाई कर्व S1 से S2 पे चला जाएगा। ठीक है, अब सप्लाई कर्व S1 से S2 गया, डिमांड D2 से D3 चलेगी, तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पे आ गया, जो A से पहले B पे शिफ्ट हुआ था अब वो और ऊपर जाकर C पर फिक्स हो जाएगा, और जो पहले प्राइस बढ़ के P1 से P2 हुआ था अब वो बढ़ के P3 पे आ जाएगा। यानी कि स्पेकुलेशन ने क्या इंपैक्ट डाला, प्राइस जो बढ़ा था उसको और बढ़ाने में, ठीक है, हेल्प किया। यानी कि स्पेकुलेटर को अगर लग रहा है कि प्राइस जो है ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो वो प्राइस सच में और बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के हैं ना, सप्लायर बेच नहीं रहा, सप्लाई कम कर रहा है, डिमांड करने वाला इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए उस पर वो खरीदना चाहता है, तो इस वजह से प्राइस जो है और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटी है, इसके साथ डील कैसे किया जाए। देखो, स्पेकुलेशन में रिस्क तो है ही ना, तो इस रिस्क के साथ डील कैसे किया जाए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डील विद द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। देखो, जब प्राइस में चेंज होने की उम्मीद होती है, जब प्राइस में चेंज होने की उम्मीद होती है, तो बायर्स एंड सेलर्स उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या होगा। बट बहुत सी सिचुएशन में कोई ये नहीं बता सकता कि चेंज कब होगा। ठीक है, मान लो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि आज मैं कुछ शेयर्स खरीद लूं और कुछ टाइम बाद जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा।
पर मैं इतना सर्टेन तो नहीं हो सकता ना कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्राइस। हो सकता है कि प्राइस गिर भी जाए, ठीक है। और अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक गैम्बल ले रहा हूं, मैं एक गैम्बल ले रहा हूं, ठीक है। अब गैम्बल जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। गैम्बल जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जिसमें आपको ना ऑड्स पता होते हैं, जिसमें आपको ऑड्स जो है पता होते हैं। मैं कहता हूं जी कॉइन को टॉस किया, हम दो लोग हैं आमने सामने, शर्त लगाते हैं इस बात की कि ठीक है भाई 100 रुपए तू रख, 100 रुपए मैं रखता हूं, कॉइन टॉस करते हैं, हेड आया तो 200 तेरे, टेल आया तो 200 मेरे, ठीक है। तो अब हेड या टेल आने के चांसेस दोनों को पता है 50-50 है, ठीक है। तो 1/2 है। तो अगर हम टॉस ऑफ कॉइन पर बेट करते हैं तो मतलब वी आर ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, क्योंकि नुकसान मुझे भी हो सकता है, नुकसान तुम्हें भी हो सकता है। सो रिस्क इज व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज नोन, ठीक है। तो रिस्क किसको बोलते हैं, जहां पर आपको जो भी आउटकम है ना उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। मैं कॉइन टॉस करने पर लगा रहा हूं तो मुझे पता है हाफ प्रोबेबिलिटी है। मैं डाइस के टॉस करने पर लगा रहा हूं तो मुझे पता है कि किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। मैं कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, हाँ जी ये पत्तों में से रेड निकलेगा कार्ड, तो इसका मतलब 26 आउट ऑफ 52 चांसेस है। मैं कह रहा हूं जी ये स्पेड का कार्ड निकलेगा, तो मुझे पता है कि 13 आउट ऑफ 52 चांसेस हैं इसके। सो रिस्क इज व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज नोन, ठीक। सो दूसरा जो होता है गैम्बल, ये तो हो गया रिस्क जहां आपको प्रोबेबिलिटी पता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ गैम्बल इज मोर यूजुअल, जब ऑड्स हमें पता नहीं होते, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, मुझे पूरा यकीन था कि रिलायंस का प्राइस 2300 से बढ़कर 2700 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मेरा जैसे 2500 रुपए प्राइस था, मुझे पक्का पता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस 2500 से बढ़कर 2700 हो जाएगा। बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर्स पर जो गाज गिराई ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस भी गिर के 2300 रुपए हो गया, ठीक है। आई परचेज एट द प्राइस ऑफ 2300, बट मुझे उम्मीद थी 2700 हो जाएगा, पर उसका प्राइस गिर के 2300 रह गया। यानी कि यू कैन बी 90% श्योर, यू कैन बी 70% श्योर, यू कैन बी 50% श्योर, कुछ भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट बी सर्टेन कि ये जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही होगा। सो इस तरह की कंडीशंस में गैम्बलिंग को कहते हैं ऑपरेटिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये बोला जाए, आपको ये कहा जाए व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज नोन वी आर ऑपरेटिंग अंडर ऑप्शन ए रिस्क, बी अनसर्टेनिटी, सी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ऐसे कुछ भी आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। सो अनसर्टेनिटी का मतलब व्हेन आउटकम की प्रोबेबिलिटी पता ना हो, ठीक है। लोगों को ना गैम्बलिंग एक बुराई लग सकती है, लोगों को गैम्बलिंग जो एक बुराई लग सकती है। बट गैम्बलिंग से हमारा मतलब ये नहीं होता कि हाँ जी चौक पे बैठ के आप ताश खेल रहे हो। गैम्बलिंग से हमारा मतलब सिर्फ कसीनो में जाकर कार्ड खेलना, रूलेट खेलना, हॉर्स रेस में पैसा लगाना, वो तो अमीरों के शौक होते हैं। खैर, तो गैम्बलिंग से ये मतलब नहीं है। रिस्क और अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो हर जगह पर है। जिंदगी में बहुत सारे आपको डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, आपको पता नहीं होता कि इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता होती, मैं एक्चुअल स्टार्ट करूं या ना करूं, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, पता नहीं मेरा पहला पेपर जो दूंगा वो क्लियर होगा या नहीं होगा, ये जॉब ज्वाइन करूं या ना करूं, ठीक है। बारिश के चांस लग नहीं रहे, फिर भी छाता लेकर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अगर छाता लेकर नहीं गया और बारिश आ गई तो कपड़े पूरे खराब हो जाएंगे मुझे। तो इस तरह के बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी होते हैं, ठीक है। तो किस इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमें डील करना है ना अगर अनसर्टेनिटी के साथ, तो वहां पर हमें वही देखना पड़ेगा कि अगर किसी चीज के ऑड्स हमें लगता है कि ज्यादा हमारे फेवर में है, मतलब अगर मैं रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो मैं ऐसी कंपनीज के, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे अगर कोई बोले ना कि आपको 2500 रुपए वाले 100 शेयर लेना चाहोगे या 2500 वाला एक लेना चाहोगे, आई विल गो विद दिस, ठीक है। आई विल गो विद 2500 वाला एक। जैसे मान लो मैं कहूं कि मुझे कोई ये कहे कि टीसीएस का एक शेयर 3500 रुपीज का है, ठीक है।
इसके बदले में अगर मैं कोई सस्ते वाले शेयर देखता हूं तो से 70 रुपए वाले मैं 50 शेयर भी खरीद सकता हूं, बट आई विल गो विथ 3500 रुपीज का एक शेयर, बिकॉज 3500 अगर उसकी वैल्यू है तो मुझे लग रहा है कि इसके ना नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। 25 वाला जीरो हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है, बट इसके ऊपर मुझे कन्विक्शन है कि ये जीरो नहीं होगा, गिरेगा 5-7% गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 1 है, तो ये कहां जाने वाली है, टाटा की कंपनी है। ये 25 रुपए वाला जो शेयर है, मतलब उसका नाम भी नहीं पता। हाँ, हो सकता है इसका प्राइस 25 रुपए से 250 रुपए हो जाए, हो सकता है कि एक साल के अंदर 25 रुपए से 250 रुपए हो जाए, मुझे नहीं पता। 3500 वाला नहीं बढ़ेगा, मुझे पता 35,000 नहीं होने वाला, ये 35 वाला 35,000 नहीं होगा, 25 वाला हो सकता है, बट रिस्क कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। यहां मुझे लग रहा है कि 25 के 3500 के 4000 होने कोई बड़ी बात नहीं है, और चांसेस है कि एक साल के अंदर 4000 हो जाएगा, बट 25 का 250 रहना है, 25 का जीरो होना, तो डाउन साइड रिस्क भी मेरा, पूरी कैपिटल मेरी वॉश आउट हो सकती है। तो आई विल गो विद दिस, ठीक है, और आई विल गो विद 2500 का एक शेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 25 रुपए वाले 100 शेयर। सो मैं अपना तरीका बता रहा हूं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क के साथ डील करने का, कि ऑड्स अनसर्टेनिटी देखो, इसमें तो सीधा सा है ना, जहां आपको रिस्क के साथ डील करना है तो आप देखोगे कि ऑड्स जहां पे मेरे फेवर में आ जाए। जहां अनसर्टेनिटी के साथ है वहां आप हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। भाई शेयर्स में मुझे लगता है तो मैं ये बोलूंगा कि मैं उन शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा जिनमें मुझे लगता है कि डाउन साइड रिस्क थोड़ा है, अप साइड पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा अनसर्टेनिटी के साथ डील करने का ये तरीका है, हर एक का अपना अपना हो सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी क्लास जो है इसकी कंप्लीट होती है।